चलिए गाइस, बात करते हैं जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। टेलीग्राम पे किसी ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। अभी ये जो आप न्यूज़ देख रहे हैं ये अगस्त 8 तारीख के आसपास की न्यूज़ है और वहाँ पे आप देख सकते हैं 8200 करोड़ का एक ऑर्डर मिला इस कंपनी को। और वहाँ पे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये 209 तक जाएगा। ठीक है, उस टाइम में ये अराउंड 120 के आसपास चल रहा था और जब ये 209 पे चला गया था अगस्त में ही, उसके बाद इसमें 250 के टारगेट्स आने शुरू हो गए थे, जो कि देख सकते हैं इसने अचीव कर लिया है। और अभी इसमें लोगों का इंटरेस्ट इसलिए फिर से आ गया है क्योंकि इसको और एक ऑर्डर मिला है 3121 करोड़ के आसपास का, जिसकी वजह से इस शेयर को खरीदने की जो है लोगों में लूट मची हुई है। अब देखिए, जिनके पास ये शेयर बहुत पहले से था, जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ इन्वेस्टमेंट किया या फिर इस ब्रेकआउट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, उनके लिए ये स्टॉक होल्ड करने वाला है। लेकिन अगर मैं होता यहाँ पे तो मैं इस पोजीशन पे एटलीस्ट इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं हूँ, थोड़े टाइम में पैसा बना के निकल जाने वालों में से मैं नहीं हूँ। मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाले स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। ठीक है, एक तो ये रीज़न हो गया। और दूसरा रीज़न, अगर इसका पीई रेशियो देखेंगे तो यहाँ ये चीख चीख के बोल रहा है कि ये अभी बहुत बहुत ज़्यादा महंगा है। इवन जिन लोगों को पीई की भाषा समझ में आती है उनको भी देखने पे यहाँ पता चल जाएगा कि ये वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट शेयर्स में से आता है इस इंडस्ट्री में। आरओसी देखेंगे तो कुछ खास नहीं है, आरओई देखेंगे तो बकवास है। फिर उसके बाद भी अभी ये सिर्फ न्यूज़ बेस पे ऊपर जा रहा है, जो इसको ऑर्डर्स मिले हैं उसके ऊपर ये भाग रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर हो जो शॉर्ट टर्म की न्यूज़ देख के उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप वो रिस्क ले सकते हो। लेकिन ये चैनल जो है इस तरह के स्टॉक्स को सजेस्ट नहीं करता, और ख़ास करके ऐसे स्टॉक्स को बिल्कुल भी नहीं जहाँ पे प्रोमोटर्स होल्डिंग तो ठीक है, चलो 50% है, लेकिन इसमें से 61% जो है इन्होंने गिरवी रखा हुआ है। इस 50% का जो है 61% इन्होंने गिरवी रखा हुआ है। ये रीज़न काफ़ी है मेरा इस शेयर से दूर होने के लिए। लेकिन आई नो कि बहुत सारे लोगों को इस बात को इग्नोर करने में बहुत तकलीफ़ हो रही होगी कि मतलब ये 6560 करोड़ का मार्केट कैप इसका हो चुका है। 5 साल पहले देखेंगे तो 1000 करोड़ का था, 10 साल पहले देखेंगे तो 165 करोड़ का था। तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है, रियल में बहुत अच्छी ग्रोथ है। लेकिन मैं रिस्क नहीं लेता इस कंपनी में, मतलब ऐसी किसी भी कंपनी में जिसमें उनको अपना प्रोमोटर्स को अपना जो है स्टेक, इतना बड़ा पार्ट गिरवी रखना पड़े। तो नेगेटिव चीज़ तो मैंने आपको बता दी, ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है, नेगेटिव चीज़ें हैं। लेकिन कुछ पॉजिटिव्स भी है, जैसे अभी के टाइम पे इसका अगर ये देखेंगे आप प्योट्रस स्कोर, ये क्या बताता है हमको, कंपनी के फाइनेंशियल्स बताता है। तो फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। फाइनेंशियल्स में ये वेरीफाई नहीं होता, मतलब ये इसमें कैलकुलेट नहीं होता। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है, बैलेंस शीट कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट लॉस वगैरह ये सब चीज़ें कैलकुलेट होती है, लेकिन मेनली बैलेंस शीट कैलकुलेट होता है। तो फाइनेंशियल्स इसके एवरेज से बेटर दिख रहे हैं। न्यूज़ वगैरह तो आपने देख ही लिया, ऑर्डर पे ऑर्डर इसको मिल रहे हैं। जब ऑर्डर मिलना कम हो जाएंगे तो मार्केट इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके धड़ाधड़ निकलना शुरू कर देगा। तो जैसे अपर सर्किट इसमें लगने लगते हैं, वैसे ही अब लोअर सर्किट भी लगने लग सकते हैं। कभी भी जब भी इसमें ऑर्डर्स की कमी आनी शुरू हो जाएगी, लोग इसको प्रॉफिट में बुक करके सेल ऑफ कर देंगे। ओके, बाकी इसकी हिस्ट्री वगैरह आप चेक करेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ आपको कुछ नहीं दिखेगा, सेल्स ग्रोथ आपको कुछ नहीं दिखेगा। CAGR अभी के टाइम में आपको बेटर दिख रहा है, क्योंकि जो ये ऐसे ऐसे चलते चलते अचानक से जो ये भागा है ना इस तरह से, तो ये इसकी वजह से आपको CAGR इस तरह का दिख रहा है। अदरवाइज़ इसमें कोई मतलब अट्रैक्शन मुझे फ़िलहाल दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि आप देखिए पहले 2012 में 15 में चेक करेंगे तो 66 करोड़, 53 करोड़, 80 करोड़ इस तरह के प्रॉफिट्स थे। यहाँ 2020 में इसको 94 करोड़ के थे, और अभी चेक करेंगे तो आप इसमें 35 करोड़, और अभी 12 मंथ्स का जो इसका डेटा है उसमें 54 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो जिसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, आप मुझे जानते हो, मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप इसमें बेट लेना चाहते हो तो भी मेरे को लगता है अभी ये बहुत रिस्की है। और अगर आप एक बिगिनर हो तो मैंने कई बार आपको बोला ही है कि जब भी कभी FII DII का टोटल अगर पब्लिक से कम हो तो उसमें से दूर रहना ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं ऐसा ही करता हूँ। ठीक है, अगर कोई भी स्टॉक ऐसा है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, उसके काम के बारे में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, उनके मैनेजमेंट कैसे हैं, जो सीनियर्स हैं वो लोग कैसे हैं, जब ये सब चीज़ें मेरे लिए श्योर नहीं होती ना,
तो इस तरह के डेटा पे मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता जहाँ FII और DII पब्लिक से कम होल्डिंग बना के चल रही है। और ख़ास करके ऐसे तो बिल्कुल भी स्टॉक में एंटर ही नहीं करता, मैं चेक भी नहीं करता जिसमें प्रमोटर्स के स्टेक को गिरवी रखा गया हो। 5% से ज़्यादा अगर गिरवी रखा जाता है तो मैं उससे दूर रहने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तो 61% गिरवी रखा हुआ है। अब जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं और चाहते हैं कि थोड़े सेफ लेवल पे इन्वेस्टमेंट करें, तो उनके लिए सिर्फ मैं बताता हूँ, अगर मैं होता एक स्विंग ट्रेडर तो मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता। मैं इसको देखता कि अगर ये फॉल करते करते 140 के आसपास पे अगर ये सपोर्ट लेता है तो मैं इसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकता शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। और अगर ये यहाँ से नीचे गिर जाता है उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए अगर मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है और इसमें कुछ फंडामेंटल्स बेटर होने लगते हैं कंसिस्टेंसी में, तो 85 के नीचे मैं इसको दोबारा डिस्कस करने में कंफर्टेबल फील करता, ठीक है। 85-90 के नीचे मैं इसमें कंफर्टेबल होता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर शॉर्ट टर्म है तो इसको यहाँ आके अगर ये सपोर्ट लेता है तो शॉर्ट टर्म के लिए इसमें एंटर मेरे हिसाब से मैं करता, ठीक है। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ तो मैं इससे दूर रहने वाला। आई होप आपका मैंने क्वेश्चन आंसर कर दिया होगा। कुछ और अगर आपके डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।